सनम रोती सशक्ति अपने कमरे में बंद थी। जब अचानक ही हयात खाला उस पे रोने की आवाज़ सुनकर अंदर आई तो उसकी हालत देख डर गई। ये कह कैसे हवा। हयात खाला उसे रोता ससकता टूटे फूटे हालत में देख उस पे करीब गई और उस पे गाल पर हाथ फेर कर प्यार से बोले, छोड़ मुझे। हाथ वक्त लगाया सब एक जैसे हिराब भी रजा सर की तरफदारी करने आई हुए सनम हयात खाला का हाथ बेवफी से झटक कर बोली और ज्यादा हचकियां दे देकर बच्चों की तरह रोने लगी। सर मर जैसे होते जितने मुझे इस दरंदा से बचा कर लाया तो दूसरा खुद दरंदा बन गया। ये देखे आपके छोटे सरकार की दरंदगी को फिवारी जो ओवर का नाम पर मेरे हो को मेरे गाल में ना कुछ कर सनम का फोन कर Allah Java just before the Fatiri so suburban of the Vini Votali or Havana bit of that, this even had or son of give out that book is on do fall after go for home don't go flying or walk out बोले क्या कहेगी इसमें मेरी गलती है। इस इंसान की जो मुझे अपने अंदर का जानवर देखा गया है। सनम का दुपट्टा फर्श पर गिरा हुआ था और वो वापस से वही फर्श पर दे गई और अपने बाल नोट कर हाथ पे पटक कर रोने लगी। सनम का बस चलता तो कमरे के एक साहा को कर आग लगाते और फोन को भी खत्म कर लेती है। खाना सकते के आड़ों में खड़ी सनम को देखती बैठकर अचानक से सनम मुंह पर हाथ रख के बाथरूम की तरफ गई है। सनम खाना समझते हो उसे कुछ देखा फिर खाना और अंदर तक जल कर खुश हो गया था। खाना लाजमा लेकिन उन्हें रजा बचपन से को वहीं बस हयात खाला को ही देखा था जो उसे मां बनकर हर अच्छे बुरे में फर्क बताती रहती थी। छोटे सरकार हयात खाला ने आवाज़ दिया तो रजा जो मोबाइल चला रहा था वो अचंभे से हयात खाला को देखने लगा। खाला क्या हो गया आज आप मुझे छोटे सरकार क्यों कह रही है। रजा ने गर्दन घुमा कर खाला की तरह देखा जो बेब संजीदा खड़ी थी। सोच रही हूँ कि ये मुलाजमत छोड़ दो मुझे अब यहाँ काम नहीं करना है सकता मैं गाँव जाना चाहती हूँ। नहीं अचानक क्या हो गया फारूक से नाराज है। रजा ने इस्तीफानिया लहजे में कहा हाँ बस मुझसे अब सब देखा नहीं जाता। क्या देखा नहीं जाता। सनम की हालत मुझे समझ नहीं आता। तुम इतने ज्यादा नीचे कब गिर गए हैं यार। खाला इस्तेजा अंदीज लहजे में बोले वो अच्छा तो ये सब आपको सनम ने सिखाया है। रजा सपाट लहजे में बोला मुझे किसी ने नहीं सिखाया लेकिन मुझ में इतनी समझ है कि मैं अपना फैसला खुद ले सकती हूँ। हयात खाला ने कहा तो रजा गुस्से से उठकर उनके करीब आ गया। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं। कोई बात है जो आपको गलत लगी हो या बड़ी लगी हो तो सूरी मैंने आपको हमेशा अपना दोस्त सकता भाई बहन और वह सकता आप ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। रजा तकदर से बोला और हयात खाला का दोनों हाथ पकड़ कर अपने आंखों से लगा कि अगर ऐसी ही बात है तो मेरे चंद सवालों का जवाब दो। जी पूछे। रजा फरमाबरदारी से बोला सनम के साथ ऐसा बुरा बर्ताव क्यों कर रही हो। आफर तुम उसे जाने क्यों नहीं दे रहे हो। रजा मुस्कुरा दिया और कहा क्योंकि वो मेरी बीवी है। मैंने इससे मेरे सर्टिफिकेट में साइन लिए। वो कानूनी तौर पर मेरी बीवी सिर्फ कानूनी तौर पर शरई तौर पर तो नहीं है का नहीं हवा है। तुम दोनों का नहीं सनम से उसकी रजामंदी पूछी गई हरकत कैसे हो गई। वो तुम्हारी बीवी है। खाला ने ऐसा जवाब दिया कि रजा लाजवाब हो गया और ऐसे जानवरों के जैसे इसे मारते पीटते क्यों। वो भी इंसान है से भी दर्द होगा। मैं कुछ नहीं करता जानती है कि मुझे रास्ता आ जाता। ऊपर से वो मुझे हर वक्त गुस्सा दिलाती रहती है। कहती है छोड़ कर चली जाऊंगी सकता मुझे जानू कहती है और कहती है मुझे मोहब्बत नहीं है और न जाने क्या कुछ कहती है। सही ही कहती है। अगर उसके साथ ऐसी हरकत करोगे तो यही सुनने को मिलेगा। खाला आप तो समझे मैं जान बूझ कर नहीं करता हूँ बस वो मेरे काबू में रहे और मुझे कभी छोड़ न जाए मैं यही चाहता। रजा सोफे पर हाथ मार कर बोला तो बेटा जी ऐसे रस्ते नहीं दबाए जाते। सकता हाथ उठा कर सकता जली कर चेफ चलना कर सकता डरा धमका कर गुस्सा देखा कर वो कभी भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहेगी। हयात खाला जानती थी बचपन से रजा बहुत सख्त मिजाज का मालिक रहा है। तब मैं क्या करूँ। सनम को मेरा प्यार नजर क्यों नहीं आता है। सकता इसे तो मुझसे धन और नफरत महसूस होती है। रजा चढ़कर बोला तुम नरमी और ठंडे मजाजी से सोचो। तुम हराम काम छोड़ दो और हलाल पर तवज्जो दो क्योंकि सनम बचपन से हलाल के दवारे खाती आई है। वो मर जाएगी लेकिन हराम चीज़ों की तरफ रोक नहीं करेगी। तुम शराब पीना छोड़ दो सकता नशे मत करो देर रात का वफा गुजारना छोड़ दो जो तुम्हें हलाल चीज़ों से दूर ले जाती है। उसका शाख कर सभी गए। दूसरी तरफ सनम हर चीज़ झन पटक कर रही थी। सामान यहाँ वहाँ फेंक रही थी। सनम को कुछ समझ नहीं आ रहा था। या अल्लाह अगर आपको मेरी ज़िंदगी ही उजाड़नी ही थी तो शुरुआत से मुझे हराम की तरफ धकेल देते। सकता क्यों मुझे अच्छे और बुरे में फ़र्क करने की तमीज़ दी। सकता मुझे हराम और हलाल को समझने और इन्हें अख्तियार करने की तौफीक दिया का मुझे रजा जैसे हैवान चाह से ही जोड़वा का तो क्यों मैंने बचपन से आप खर्चेरी हलाल को गले लगाया रखा है। ऐसी बदतर ज़िंदगी कभी नहीं काटू दिया कुछ ऐसी ज़रूरत बड़ी जिंदगी में लेकिन वो किसी के रूपे की नौ को नहीं हो। सनम उठी और पूरे कमरे में रजतवारी कैफियत में चक्कर काटने लगी।
तभी फिर से दरवाज़ा खुला और कमरे में हयात खाला आ गई। सनम, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, मेहरबानी करें और यहाँ से चली जाए। सनम रख कर हाथ से जाने का इशारा कर बोली, ये तो अच्छी बात है, नाराज़गी रजा से है और बात तुम मुझसे नहीं कर रही हो। हयात खाला उस पर करीब गई और उस पे बिखरे बालों को चेहरे से समेट कर बालों को करीब बनाया और उसका हाथ पकड़ कर बेड पर बैठ दिया। सनम बेजारी से हयात खाला को बेड, आपको झूठी हमदर्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सनम अपनी ही धन में बोले जा रही थी जब वो दर्द से करार थी। हयात खाला उस पर सूख पड़ते गालों में ट्यूब से मलहम लगा रही थी। दर्द कम हो जाएगा और ये निशान भी खत्म हो जाएगी। हयात खाला ने सनम के बातों को नज़रअंदाज कर उसके गालों में मलहम लगाते रही। दर्द सहने की आदत नहीं है, क्योंकि सनम जान को अपने आगा जान की लड़की है होता है, सबके साथ होता है। जब जिंदगी का थप्पड़ पड़ता है तो अच्छे अच्छे समझदार हो जाते हैं। फिर तुम तो समझदार पहले से हो, बस जज्बाती बहुत हो और बहुत जल्द बगला जाती हो। हयात खाला आहिस्ता आहिस्ता उस पर आंसू पूछ कर से तेरा सनम का जख्म एक बार फिर हरा पड़ गया और वो ससक ससक कर रोने लगी। आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ मुझे मेरे आगा जान के पास जाने देना, मेरी मदद करे। मैंने जिंदगी में सिर्फ अपने आगा जान को ही जाना है और मेरे लिए कोई कुछ नहीं है। सनम बोलते बोलते हाथ जोड़ गई को हयात खाला ने इसे सीने से लगा। जब सनम का होना कुछ कहा हुआ, वो अपनी हथेली से आंखों को लगाती मुस्तकिल आंसू पोंछने लगी। सनम का पूरा चेहरा लाल बदबू का हो गया था और उसकी हरी झील सी आंखें मतोरम पड़ गई। तुम रजा को नहीं जानती हो बेटा जी, असली उसे दरिंदा हैवान समझती हो, दरअसल रजा वैसा नहीं है जैसा देखता है। बहुत कम लोग उसे करीब से जानते हैं, बचपन से ही महरूमी का शिकार रहा। माँ की ममता नसीब न हुई सकता, बाप ने भी हर जरूरत पूरी की, लेकिन कभी बेटे को सीने से लगा कर चंद मोहब्बत के बोल नहीं बोले। बाप ने तो बस बेटे को पढ़ा लिखा कर नोट कमाने के जन्मों में लगा दिया। सत्ता सिर्फ रजा को बाप से सख्ती और हर चीज में तहजीर और शरीका की पाबंदी मिली। कभी भी वर्षा सामने रजा को प्यार से पुष्पाला नहीं सकता, रात नहीं बुखारी। हयात खाला आबदीदा हो गई और आंखों से नमी साफ करने लगी। जो भी वो मुझे नहीं सोकर, मुझे बस मेरे घर जाना है। अगर अब मेरे साथ जोर जबरदस्ती हुई ना आई सभी रही कल माई सिर्फ मैं खुद को ही मार डालूंगी। भट भट कर मरने से अच्छा मेरे बाहर ही हराम का खूब पी कर मर जाते हो। खुदकुशी हराम है, लेकिन एक हराम की जिंदगी सकता हराम का रिश्ता लगाने से बेहतर यही कि मर जाओ। सनम अपना दिल घूमते हुए बोली, पागलों जैसी बात मत करो। हयात खाला सनम का हाथ सख्ती से पकड़ कर बोले, मैं कुछ करती हूँ लेकिन शर्त ये कि तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी। हयात खाला उसकी हालत देख तरस खाकर बोले, तुम्हें घर जाना है? हाँ खाला मुझे घर जाना है, जो मैं बोलूँगी वो मानूंगी, जिस सारी बातें मानूंगी। ठीक है, तेरे को तो कोई भी लड़की मिल जाएगी, लेकिन तुम्हें कोई और बाप नहीं मिल सकता, मैं समझ सकती हूँ। तुम्हारा दिल तुम्हारे आगा जान के लिए तड़पता होगा, ठीक है, फिर मैं तुम्हारा साथ दूंगी और तुम्हें यहाँ से निकालने में मदद करूँगी। हयात खाला उसका माथा चूम कर बोले तो सनम उनके बोल में सर सो गई, जैसे उसे सुकून मिला हो। वो बहुत देर से रोज ससक रही थी। घर जाने का सुन वो थोड़ा आराम से सुकून से हयात खाला के बोल में सर सो गए। हयात खाला उसकी रबतर हालत देख खामोश रही, क्योंकि वो खुद एक औरत थी और सनम की नाजुक होती हालत समझ रही थी। हयात खाला ने सोच लिया था वो सनम को रोते ससकते मरते नहीं देख सकती थी। असल में वो उसे रजा से दूर कर देती है। रजा और सनम दोनों के लिए बेहतर होता है। सनम फजर का नमाज पढ़ बैठी सोच रही थी कि आफत उस पर आगा जान से लेने क्यों नहीं आ रहे। हिजरत के आगा जान ने खुद रजा से कहा कि पैसों का इंतजाम हो गया और वो बहुत जल्द सनम को लेने अपना ही आफा जान और नहीं आगा जान अब फोन उठाते थे। सनम का जहन माऊफ का था, वो खाली वहन भी बैठी एक नई सुबह देख रही थी। इम्तहानात के दिन चल रहे थे और बिल्कुल सुकून चाहे खा वो ढंग से कुछ पढ़ ही नहीं पा रही। बार बार कोई अनोन नंबर से उसे कॉल कर तंग कर रहा था। सकता वो न जाने कितने नंबर बदल चुकी थी और जितने भी नए नंबर से कॉल आते थे वो सब को ब्लॉक करती जा रही थी। फिर रोज उसे तंग करना इस अजनबी ने अपना फर्ज समझ लिया था। अभी भी यही हवा जब दिल एजुकेशन के टोपर पड़ रही थी तब किसी ने उसे कॉल कर दिया। शर्म नहीं आती तुम्हें मुझे क्यों कॉल करते रहते हो? देखो मुझे मजबूर न करो कि मैं गालियाँ दूंगे हो, कुछ कहते क्यों नहीं? यार क्या मसला है? मैंने तबक कर फोन काट दिया। उसको फ्रस्ट्रेशन होती थी। आखिर आगे से कुछ आवाज़ क्यों नहीं आती है जो कॉल करता था? वो खामोशी से बस दिल की बातें सुनता था और धमकियाँ सुनता था, लेकिन आगे से कुछ नहीं कहता था। अगर ने सोचा जरूर कोई दोस्त या जानने वाला होगा जो जानबूझ कर शरारत कर रहा है, मैं इससे परेशान करने के लिए ऐसा अमल अपना रहा है। अगर ने सोचा वो कोई भी हो सकता है, बात सामने आ जाता तो वो उसका वो कोर्स देती को यही सब सोचती हूँ। वहाँ उससे कहा कर बैठ कर और हमें को कहा दरवाजा सर मुझे धक्का देकर घर से निकाल दी। गेसन सीने पर बाजू लपीट कर झंझला कर बोली, हाँ हाँ निकाल दे, गाने ने तो कहा था जैसा मैं बोल रही हूँ तो बस वही कर। हयात खाला तमानियत से बोली,
वैसा ही को कर रही हूँ। एक हफ्ते से मैं रजा सर के चाय में चीनी की जगह नमक डाल रही हूँ। इस्त्री करने के बाद इनके कितने कूट सकता शर्ट जला दिए खाना जला रही हो सकता कभी खाने में नमक नहीं डालती, कभी मिर्ची ज्यादा कर देते, ऊपर भी कुछ बोलते खामोश रहते हैं। इतना हफ्ता हो हिम्मत क्यों हारती है भी और भी वजूहात बच्चे हैं जिससे तो रजा को गुस्सा दिलाया। फिर देखना रजा तुझे खुद हाथ पकड़ कर निकाल देगा है यार। फायदा जोशीले अंदाज में बोले। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता। अजीब सा दिल बेचैन है, पता नहीं क्यों आज कुछ अजीब सा लग रहा है। सनम दिल के मकान पर हाथ रख कर बोली, अरे बेटा जी आप इतनी फिक्र ना करें, मैं रजा को जानती हूँ, उसकी कुव्वत बर्दाश्त बहुत कम है और वो जल्द गुस्सा हो जाता है, तो इत्मीनान रखने कुछ और सोचती हूँ। हयात खाला कहकर किचन की तरफ चली गई और सनम सोचने लगी आखिर अब की बार वो ऐसा क्या कर गुजरे जो रजा गुस्से से पेट वो ताव खाकर उसे धक्के देकर घर से निकाल दे और वो आज़ाद है। वो जीन बर्फ चली थी लेकिन रजा का ऐसा कुल वोट बिजाय नहीं लग रहा था। सनम ने दिली दिल तोबा और खुदा से दान मांगी, अगर रजा में तब्दीली आ गई या वो बदल गया तो क्या होगा, वो बदल गया या अगर वो मिजाज वाला बन गया तो क्या होगा। नहीं सनम जहाँ सी बात सोचे सी खतरनाक तब्दीली को महफूज जिससे कुछ भी नक्शा हो तो शख्स को फख्र दीवाना हो सकता वो सुधर गया या ऐसा बन आओ वो बदल करने वाला बन तभी उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। रजा अपनी मशीनी से निकला था और अरसन उसे सहारा दिए अंदर की जानिब ले जा रहा था। रजा का सफेद शर्ट खून से लहू लहान हो रहा था। सनम पगलू की तरह दौड़कर उनके करीब गई लेकिन इससे पहले ही हयात फायदा वहां पहुंच गई। ये क्या हुआ सकता कैसे हवा वो रजा की यूं हालत देख परेशानी से कहने लगे, कुछ नहीं खाला बस एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। सुन माहौल का बोझलपन कम करते हुए बोला, शुक्रिया इस वक्त तुम जाओ, तुम्हारे घर से भी लगातार कॉल आ रही है। रजा मजबूत लहजे में बोला और तरसुम को गले लगाकर बोला, हाँ ठीक है, अपना ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखो, अभी ऑफिस आने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ तुम घर पर रहो और आराम करो। तरसुम इससे अलग होता हवा जाने के लिए मुड़ा जब उसकी नज़र सनम पर पड़ी जो आंखों में आंसू लिए खड़ी रजा की तरफ देख रही थी। तब अभी तक यहाँ हुआ सुन को हैरानी हुई थी। हसन ने बस इतना ही कहा और रसुम की जानिब देखा जो उसके सर पर बड़े भाई की तरह प्यार से हाथ रखकर वहां से जाने के लिए कदम बढ़ा रहा था। अरे लड़की खड़ी खड़ी नींद क्या तक रही है, जाकर डॉक्टर को कॉल कर दे, कितना फोन बह गया है यार। खाला की आवाज़ पर सनम चौंकी और दौड़कर वहां से हाल रूम की तरफ चली गई। कुछ वक्त बाद डॉक्टर कामरान आए और मुकम्मल चेकअप कर वो जरूरी हदायत और दवाई देकर चले गए। रजा सर पर पट्टी बांधे और एक हाथ में सिरल आलम पाउच बांधे कमरे में बैठा था। जब सनम तेरे ने खाना ले आई, वो ये खाना खा लान छोटी ये जीन छोटी ये चली थी क्योंकि रात को वक्त पर दवाई लेनी है। सनम ने घबरा कर जल्दी से कहा और जाने के लिए पलटी को रजा की एक ही आवाज़ पर रख दे, कैसे खाऊंगा, हाथ में प्लास्टर क्या हुआ है। रजा ने बेबसी से मुस्कुरा कर कहा और सनम के पश्च पर बिखरे बालों को देखने लगा जो लापरवाही से करीचर से निकले हुए थे। तब मैं क्या करूँ, सनम बगैर पलटे ही उंगली मरोड़ते हुए बोली, जैसे पहले मैं बीमार हुआ था और तुमने अपने हाथों से मुझे खिलाया था आज भी वैसे खिला दो ना। रजा मन्नत समाजत करने लगा, हयात खाला को भेजती हूँ वो खिलाएगी आपको। सनम जाती हुई बोली और रजा सिर्फ मुंह लटका कर रह गया। सनम जैसे ही कमरे में आई तो देखा हयात खाला ऐशा की नमाज पढ़ रही है तो सनम अपने गुलाबी दुपट्टे को अपनी उंगली में उजाते हुए वापस रजा के कमरे की जानिब बढ़ गए। सनम चुपके से रजा के कमरे में दबे पाँव वापस आ गई। रजा उल्टे हाथ से बड़ी मुश्किल से खाना खाने की कोशिश कर रही थी लेकिन बार बार खाना वापस प्लेट पर रह जा रहा था। सनम से अब रहा नहीं गया और वो रजा के करीब कर्सी खींच कर जल बैठी। रजा सनम को देखने लगा जो हल्के नीले और गुलाबी रंग के इम्तिजाज का सूट पहने बहुत हसीन लग रही थी। उसका गोरा दूधिया रंग बहुत खुला खुला सा था। रजा ने बगौर उसका चेहरा देखा जहाँ अब उस पर दागों के निशान नहीं थे लेकिन सो फालतू पर हल्की निराश थी। रजा को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। सनम अपने हाथों से नवाला बना कर रजा को न खुला रही और रजा भी किसी मासूम बच्चे की तरह खाना खा रहा। उस समय रजा ने बोलने की कोशिश की तो उसे खांसी आ गई। सनम ने पानी जब से अंतिम का रजा के लोगों से दिया वो खड़ा कर सनम ने रजा को देखा तो सिर्फ देख रहा। सनम ने चोरों की तरह उसे देखा और पलची नजर कर वापस से सामान समेटने लगी। मुझसे नाराज हो रजा ने अपने दूसरे हाथ से सनम के दुपट्टे का कोना पकड़कर मासूमियत से कहा, नहीं नाराज उनसे होते हैं जिनसे हमारा कोई रिश्ता हुआ, मेरे लिए महज अजनबी है। सनम ने बेवफी से कहा, मैंने तुम पर हाथ उठाया था और तुम्हें अजियत भी पहुंचाई थी, तस्वीर ये सूरी मुझे मेरे गुस्से पर कंट्रोल नहीं रहता है। रजा नरमी से उसका हाथ थाम कर उसे अपने करीब बेड पर बैठा दिया। हम सनम ने सोचा ज्यादा उसे रजा के करीब नहीं रहना चाहिए। ठीक है मुझे काम है। सनम वहां से जाने का बहाना ढूंढने लगी। तुम्हें मुझसे शिकायत होगी ना, तुम्हें लगता होगा मैं तुम्हारे साथ जुल्म कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ। रजा गर्दन तरछी कर उसे देख कर मुस्कुराने लगा। सनम के चेहरे पर बेजारी छाई थी। मैं चाहता हूँ
तुम मेरी मोहब्बत को समझो सकता मेरे तरफ जानो मुझसे मोहब्बत करो। रज़ा सनम को देख रहा था जो कराहत से उसे देख रही थी। तुम यकीन मानो मैं अब शराब नहीं पीता और अब रात रात भर बाहर वक्त नहीं गुजारता। मैं खुद को अच्छे सांचे में ढालने की कोशिश में लगा, मगर तुम्हारे साथ मुझे बजाय को बस मैं सवर जाऊंगा। रज़ा विशास से बोल कर सनम को देखने लगा तो उसकी तरफ पर देखा दवाया नहीं कर रही थी। मुझसे शरीकों पर लगा कर वो ताकि हमारा रिश्ता मजबूत हो जाए। रज़ा ने मोहब्बत पास लहजे में कहा और सनम ने नफरत आमेज लहजे में कहा, लेकिन मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती हूँ। आप जैसे इंसान की बातों पर भरोसा भी नहीं करती हो, समझे आप। सनम उठकर बाहर जाने लगी। तभी रज़ा ने फिर कहा, ठीक है, नहीं करती ना मोहब्बत तो आज बस चाय में नमक ज्यादा रखना तुम्हारे हाथों की, तुम्हें ज़ेर भी पी लो। रज़ा हंस कर बोला तो सनम जरूर सी गई और पेश के आनंद में गुस्से से वहाँ से चली गई। रज़ा सनम के जाते ही खतरनाक मस्कान लोगों ने सजा का हंस दिया। तुम्हारी नादानियाँ और अहमकाना हरकतें मेरी सामने नहीं चल रही। तुम चाहे जो भी कर लो, तुम्हें रहना तो मेरे साथ ही है। रज़ा खुद करानी कर बोला। सनम कमरे में आते ही ढब से दीवार से लग बैठती चली गई। अब क्या हो गया है यार, खाला जाए नमाज समीट कर बोले। रज़ा सर को सब मालूम चल गया कि मैं जानबूझ कर उनके साथ ज्यादती कर रही थी ताकि वो मुझे घर से निकाल दे। खाला आप देख लेना, वो मुझे नहीं घर से निकालने वाले। वो तो अब गुस्सा भी नहीं करते और अभी मुझसे माफ़ी भी मांगी है। सनम सर पर हाथ रखे डिप्रेशन से बोली, क्या इसने तुझसे माफ़ी मांगी है यार? खाला खुशी से झूम कर बोले। सनम ने आंखें छोटी कर बड़ा सा मुंह बनाया। मेरा मतलब अच्छा, माफ़ी मांगी तो क्या हो गया, तो फिर भी माफ़ मत करना। और सुन अब देख मैं क्या करती तो कल इस घर से जाने वाली है यार। खाला इस फिर मसले का हल बताते हुए बोले, रज़ा के बाबा साहब आ रहे हैं और वो बहुत खतरनाक है, बहुत ज़्यादा ही। उन्होंने तो तुझे जान से मारने का कहा था, फिर भी रज़ा ने तुझे उनकी नज़र से बचा कर रखा है यार। खाला गहरी सोच में जाकर बोले, ठीक है, फिर आप देखें मैं क्या करती हूँ। बस मैं ऐसा कुछ करूँगी कि रज़ा सर खुद मुझे घर से निकाल दे। सनम बुलंद आवाज़ में बोली और अपने बिस्तर पर बर्फ से धंस कर सो गई। हयात खाला सोचने लगी, रज़ा सनम को बहुत चाहता है सकता, और सनम अगर चली गई तो रज़ा शायद समझ जाए। सनम को हर हाल में यहाँ से निकलना था और वो आगे पीछे कुछ नहीं सोच रही थी। लेकिन हयात खाला का तजुर्बा कहता था कि सनम ये सारी बेवकूफ़ी का खुद के लिए नई मुसीबत को दावत दे रही है। लेकिन सनम को समझाने का कोई फ़ायदा नहीं था। रज़ा कभी भी किसी से छक्कर माफ़ी नहीं आती और काफ़ी ज़्यादा गलतियों को नजरअंदाज किया था। पर रज़ा ने सनम को हर गलतियों को दाखिल को भी माफ़ कर दिया, खास कर भी नरम हो रहा था। और सनम रज़ा को गुस्सा दिलाने की तो में लगी। खाला अदा करने पर क्यों का कुछ लोग की फो आता और रज़ा को दूर वो फो भी और रज़ा हो जाए सने उन्होंने बेची से क्या गई कि सब और अंदर उठती अजीब से वो फिर वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। सुबह से लगातार रुकिया और फिर मुझे क्या होगा है सना छूकर बुखार चेक कर दी गई। क्या हो गया आपको? सनम जाना ठीक तो है। नसाना ने बताया कि राव की तबीयत बोझल है। कमरे में दाखिल होता रज़ा उसकी तरफ बढ़ा और अपनी टई की नाड़ ढीली कर उसे देखने लगा जो जल्द पड़ रही थी। मैं डॉक्टर को बुलाऊं? रज़ा उस पर झटके सर पर लग रखता हवा दीवाना बार बोला, नहीं बस फोन पर विशोलन हैरान को दूध का बना सामान ज्यादा खा लिया था, असली बद हजमी हो गई। सनम ने कह दिया और बेड पर धप से लेट गई। सनम को अपनी हालत खराब होती महसूस हो रही थी, सर चकरा रहा था और कुछ भी खाने पीने का मन नहीं कर रहा था। रज़ा ने झट से अपना कोट उतार कर सही फेंका और अपने आस्तीन का बाफो होकर सनम के करीब बिस्तर पर बैठा। कुछ तो बोलो, ऐसे ही उन्हें लेटी हो। रज़ा ने कहा तो सनम ने कराकर करूट बदली और नाराजगी से कहा कि रात आप कहाँ थे? अपने कमरे में था, सकता तुम्हारे ही करीब था। आप क्यों रोज मुझे नींद में उठाकर अपने कमरे में ले आते हैं, फिर अपनी मनमानी करते हैं? आपको खुद पर काबू नहीं है, सबर नहीं है। सनम एकदम गुस्से से बोली तो रज़ा हंस दिया, कहे का सबर भी हो तुम जो भी हो, तुम्हें मेरे करीब रहना है। हर हाल में रज़ा उसके वजूद से मोहब्बत चंद कर बोला, दूर रहिए आप, आपके इरादे कभी ठीक नहीं रहते हैं, आप देखते रहते हैं। सनम रज़ा को खुद पर झकते देख घबरा कर बोली तो रज़ा ने इसे जोर से खुद में भेज लिया, जिस पर सनम बुकरा कर रहे थे। मैंने कहा था दूर रहने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, ना आओ मेरे करीब, मैं तुम्हारा इलाज कर देता हूँ। रज़ा अब मुकम्मल तौर पर भटक गया और सनम का दुपट्टा गले से हटाकर वहाँ अपने लग करता खुद को मोहब्बत उठाने से रोक नहीं सका। सनम मचलने लगी और अपनी तबीयत का भूल कर वो रज़ा को खुद से दूर करने लगी। देख लेना जब मैं नहीं रहूँगा तो मुझे और मेरी बात तो क्या कुछ याद करो कि क्यों कोई था तो मुझे दीवारों की गला चाहकर ऐसा अफकार से हुआ और हंसती हरी खा फिर से छत को मजबूर कर दिया। ऐसा कर लोगों को कुछ मुस्कान हो उसका वो जानता। सनम इसकी कुर्बत पर शर्मा घबरा जाती है। अब तुम कहोगी ना बैठ जाता हूँ, लेकिन वस्तु आप ये अपनी मुश्तबा अदाओं से मुझे बहकाती रहती है। नजरों का चलबन जरा लेना और यूं शर्माना जैसे मैं कोई गैर रज़ा ने कहा तो सनम अपनी आंखें कूद कर रज़ा को देखने लगे जो असकर कहाँ गिर कर अपना मजबूत बाजू हायल कर चुका। आप शर्मा कर कोई फायदा नहीं, फिर तुम्हें नींद में भी अपने प्यार से बहका चुका हूँ। इतना ज्यादा शर्माओगे वो मुझे कौन वो का आज रज़ा अपनी शहादत अंग्रेज से हंसते गाल को फूटा हुआ उबाद इस तरह रज़ा की शख्सियत
वैसा ही उसका शिद्दताना लहजा और मोहब्बत भी रजा तो सिर्फ अपनी कल कायनात सरता अपनी मतार जान को देख रहा था, जो इससे बचने के लिए राह फरार ढूंढ रही थी। रजा ने अपना गाल बेदर्दी से सनम के गाल से मश कर दिया तो वो तड़प उठी रजा की रंग की बड़ी हुई शेख। सनम के गालों में अश्की दाढ़ी चढ़ कर रह गई थी। सनम से जब रजा की मोहब्बत बर्दाश्त न हुई तो उसने रजा के कॉलर को दोनों हाथ से जकड़ दिया। रजा उसकी यूं नाजुक मजाजी पर फश करके रह गया। रजा ने अपने सलगते लबों को सनम के नाजुक लबों से जा बुलाया और अपनी तशन्नी मिटाने लगा। सनम भी उसकी मोहब्बत और लबी क्या उसका साथ देने लगी थी, क्योंकि वादे के रास्ते रजा ने पहले ही मजबूत कर दिए थे। सनम की धड़कन पूरे ख्वाबनाक माहौल में तेज से तेज चल रही थी, जो रजा भी आसानी सुन सकता था। थोड़ी ही देर में सनम अपने होश खोकर मुकम्मल तौर पर रजा के बाद में समा गए। शाम हो चुकी थी और कमरे की हालत अब तो हो रही थी। रजा बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि उसने अपनी चाहत को मुकम्मल तौर पर पा लिया था। सकता उसे अपनी मोहब्बत की मंजिल हासिल हो गई थी। रजा के चूड़े बेदाग गोरे सीने पर सनम अपना सर रखे दुनिया होश से बेगारी सूरी थी। सनम का दूसरा गोरा बाजू चादर से बाहर था, जो रजा के गले में लगता है। रजा ने सनम की नाजुक हालत को देख अपनी हंसी रोकी तो कि सनम अगर उठ जाती तो अपनी हालत देख सर से कब जाती। रजा ने उसका सर अपने सीने से पीछे तकिए पर रखा और खुद देर से नीचे उतर कर बहकर खूब सीधा वाशरूम चला गया। सनम थोड़ी देर बाद उठे को अपने दुखते सर के साथ, लेकिन इसी पर खुद समझ कर या खुदाया मेरे कपड़े। सनम ने जल्दी से बेड से नीचे कपड़े उठाए और जल्दी से पहनकर बेड से उछल कर नीचे उतर गई। जाकर शावर ले बोला सा वाशरूम से निकला तो सनम को यूं सर झुकाए खड़ा देख उसकी हालत समझता बोला। सनम उठी और सीधा कमरे से बाहर निकल गई और अपने कमरे में आकर उसने अपने गर्दन को आईने में देखा, जहाँ लाल लाल निशान साफ वाज़ा तौर पर देख रहे थे। ये मुझे क्या हो गया है, क्यों रजा सर की मोहब्बत में बहरे उमराना मजबूत है तो कभी भी खुद के करीब नहीं आने देती, नफी खुद कुछ अल्लाह। सनम खुद की हालत की जमा खुद को ठहराती, कपड़े अलमारी से निकालती, शावर लेने चली गई। सनम नहा धोकर कमरे से निकली तो अपने गीले बालों को तौलिए से बांधे किचन की तरफ गई। दिन से उसने कुछ नहीं खाया था और घर पर हयात खाला भी दिन से अपने किसी रिश्तेदार की तरफ गई हुई थी। ये पता नहीं खाला आ रहे थे, मुझे भूख लगी और उनका कुछ पता नहीं है। सनम को औफत हुई थी, हयात खाला अभी तक नहीं रही थी। सनम किचन में जाती इससे पहले ही सनम टटक गई, क्योंकि किचन में रजा खड़ा बड़ी मुस्तैदी से गाजर और टमाटर चोपन बोर्ड पर कट कर रहा था। 2 मिनट ठहर जाऊं, मैं अभी पास्ता बना देता। रजा दूसरी सनम की तरफ बन कर बोला तो सनम ने सोचा रजा सर को कैसे सब पता चल गया, कैसे भूख लगी है। छोड़ दाल छोटी ये जीन छोटी ये लटक छेदी थी, मैं खुद बना लूंगी। सनम को यूं रजा कर किचन में खड़ा काम करना अच्छा नहीं लगा। तुम वही खड़ी मुझे काम करती हुई देखो, मुझे सब आता है। डोंट वरी, रजा ने तफाफत से कहा तो सनम काउच पर बैठ गई और रजा को देखने लगी, जो किसी अच्छे शेफ की तरह नफाजत से काम कर रहा था। सनम सिर्फ देखती ही रहती और रजा उसके आगे पास्ता शुरू कर दी चुका था और अपने मोहब्बत से ज्यादा अपने महबूब का ख्याल अच्छा लगता। रजा उसके बालों को प्यार से सहला कर बोला। सनम ने कुछ नहीं कहा और पास्ता खाने लगी। अचानक ही पीछे से किसी की तरफ आवाज आई तो सनम और रजा पीछे मुड़े तो पीछे कोई और नहीं, मरजा साहब और रजिया खड़े थे। सनम दर से खड़ी हो गई। रजा के होश भी एक पल की गिर गया, लेकिन इसने फौरन अपने जुबड़े गुस्से से बहस ये सब क्या है, ये लड़की कौन और हमने जो अभी देखा सुना उस सब क्या था। मरजा साहब रजा के पीछे खड़ी सनम की तरफ इशारा कर बोले और सनम का होता से हालत खराब हुआ था। सनम वहाँ से जाने लगी, कभी रजा ने सख्ती से उसका हाथ अपने मजबूत हाथ रखाकर उसे अपने हुआ क्या। मेरा हाथ छोड़े परिश्रम जितने योग बचता, सर्दी में भी पसीने से भीगने लगी। आपने जो कुछ भी देखा सुना वो सब सही है और सनम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, रजा ने बेशक लेजे ने कहा। सनम हैरानी से उसका मुंह तकने लगी। सनम ने जो सोचा था उस पे उल्टा बिल्कुल बर्फ हो रहा था। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, इस लड़की के लिए तुम मेरे सामने डट कर खड़े हो। मरजा साहब ने गुस्से से भपक कर कहा। रजिया सामने आई और सनम की तरफ झपटी, लेकिन रजा ने इसे बाहर रखा। मैंने तुम्हें अपनी छोटी बहन जैसा समझा, लेकिन तुमने मेरे ही मंगीता पर ओर डालकर आंसर लिया। रजिया की बात पर सनम को ऐसा लगा जैसे किसी ने उस पे ऊपर से जोरदार मार दिया। नहीं ना, गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सनम अपने किरदार की दबिया उड़ते देख रोनी सूरत बनाकर बोली, हाँ ऐसा ही है, तुम्हें दरमियान में टांग नहीं लड़ाने की जरूरत है। रजा रजिया को मुंह तोड़ जवाब देकर बोला। रजा को खदशा लाख हो गया, कहे सनम कहे जज्बात में बहकर अपनी कम अक्ली का मुजाहिरा न कर दे। करो तो रजा तुम ऐसी लड़कियों को नहीं जानते हुए मैंने तब में समझा वो बुरा रहा बेटी को सामने कर। मरजा साहब कुछ और भी कहते कि सनम रजा का हाथ पूरी ताकत से झटक कर चेख पड़ी। आप जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, मेरे आगा जान को खुदारा कुछ नहीं कहे, आपको जो बोलना है मुझे बोले, बीच में मेरे बाबा जान को न ले, आप जैसा समझ रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है रजा सर, और मैं सकता कभी नहीं, मैं अभी और इसी वक्त यहाँ से जा रही हूँ। अच्छा अगर इतनी ही पारसा हो तो मेरे नजरों से दूर हो जाओ और आइंदा मेरे बेटे के करीब भी मत बटना। मरजा साहब नफरत आवेज लहजे में बोले तो सनम जल्दी से कमरे में गई और चादर कंधे पर डाले हाथ में परस भी बारी दरवाजे की जानिब बढ़ गई। सनम नहीं रुको,
रजा अशफी तरफ लपका लेकिन सनम लपकी नहीं। संवित में छोटे मोटे हालत और पेचीदगी से डर गई। तुम पछताओगी, लेकिन अगर अब तुम मुझे छोड़ कर गई तो मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊँगा, तुम्हें खुद मेरे पास आना पड़ेगा। रजा सपाट लहजे में बोला तो सनम लपकी और बगैर पढ़ते ही बोली, मैं कभी वापस नहीं आऊँगी। आप किसी खुशफहमी का शिकार न हो, क्योंकि जहाँ मेरे आला जान की इज्जत नहीं वहाँ मेरी भी नहीं। और वैसे भी आपके साथ में ज़बरदस्ती रिश्ते में बंदी थी। रजा को लगा उसका दिल किसी ने चेक कर रख दिया है। सनम जा चले। रजा सर पकड़े बैठ गया है। जब रजा को लगता था सब ठीक हो गया है, सब सही है, उसकी सारी खुशियाँ वापस लौट आई है, तब कुछ ऐसा बुरा होता था कि उसकी बदसी भी उसके उन पर उदासी का तेजाब फैल कर चली जाती थी। आज आपने अच्छा नहीं किया, आपने मेरा कमजोर पहलू दबाया है। रजा दीवानों की तरह बेताबी से बोला, जान बूझ कर क्या मैंने, ताकि तुम इस लड़की से दूर अलग हो जाओ। रजा मोहब्बत बहुत बेकार चीज़ है, सब तक तुम इन सब से दूर ही रहो तो बेहतर रहेगा। मोहब्बत में इंसान कमजोर बेबस हो जाता है और मोहब्बत सिर्फ इंसानों को तबाही के दायरे पर ला खड़ी करती है। मलिका साहब रजा का कंधा प्यार से खपत पाकर बोले। रजा कुछ नहीं बोला, वो सिर्फ खामोश रहा और दरवाजे को तकता रहा। रजा जानता था सकता सनम का कमजोर पहलू उस पर आरा जान है और सनम के सामने कोई भी उसके आदार को बोलता तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। सकता ऊपर से सीधा उस पर करदार पर वार किया। वो कैसे चुप रहती। रजा सोचने लगा, सकता सनम बहुत ज्यादा हसास है, इतने छोटे छोटे मामलात में घबरा गई, इस बदल नाजुक मजाज पर। रजा जानता था सनम यहाँ से जाने के लिए बस एक बहाना तलाश कर रही है। असली रजा ने खुद पर और अपने गुस्से पर काबू रखा। रजा ने सनम के लिए खुद को बदल डाला। सकता उस पर सारे जुल्म सह लिए, सकता उस पर हाथों का फीका खाना, सकता जगह खाना, सकता नमक वाली चाय, सब हजम और बर्दाश्त कर लिए। सिर्फ असर क्या वो बदल गया क्या सनम को खुला दे या सनम उसे छोड़ना जाए। और आज वही हवा सनम उसे छोड़ गई। रजा को खुद में खाली और महसूस होगा मेरी बात उसका दर क्या क्या हो और सिर्फ वजह करे कि उसे उस पर सनम वापस मिल जाए। तो मुझे मुस्वा कर रहा के साथ उहारा दिन का हम तो साथ तो रजा का हित से रजियो तो फिर वो लेस सारी पालन और इस जो was on the wall with you all for what you really want for the rise और फुसफान और शक्ति प्रसन्न और मैं उसी में रही थी कि इसे समझ नहीं आया कि फिर भी बार बार दबाव ने रजा की आखिरी अल्फाज नीच रहे थे। तुम पछताओगी, अब मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊँगा, तुम्हें खुद मेरे पास आना पड़ेगा। सनम ने जहन झटक दिया और सोचा रजा के अब्बा वैसे भी बहुत ज्यादा बदमिजाज और दकियान। उसी सोच के हमारे ऊपर से रजिया ने भी उस पर कदार पर उठाई थे और उसे बहुत बुरा लग रहा था। सकता सनम को इतने वक्फे ने पहली बार एहसास हुआ कि वो रजा के साथ बहुत गलत कराई है और कहे ना कहे सनम का दिल भी दर्द से ठंडी हो रहा था। लेकिन वो सबसे जल्दी सकता अपने दिल की बातों को उन सुनाकर वो वापस अपने घर पहुंच गए। सनम खुशी खुशी घर के लाउंज में दाखिल हुई तो उसका दिल दर्द से दिल कर रहा होकर पूरा कहुआ खौफ से रहा। खुदाया फैल गए आधा जान। सनम सब कुछ भूल कर सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर कमरे की जानिब भागी। 70 आधा जान कमरे में नहीं थी। फिर वापस से नीचे आई और हाल की तरफ गई जहाँ उस पे आधा जान खड़े थे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? नगवारी से भरा लहजा था। सनम को ऐसा लगा जैसे उसके कानों में किसी ने शीशा घोल कर डाल दिया। सनम को आधा जान से ऐसी बातों की हवस तो नहीं। सनम ने सोचा वो अपने आधा जान के सामने जाएगी तो वो उसे अपने सीने से लगा लेगी। मैं आपसे मिलने आई हूँ। आधा जान सनम बोल कर अपने आधा जान को देखने लगी जो सख्त खफा लग रहे थे। मैंने तुम्हें मना क्या था ना, अभी घर वक्त आना सकता कुछ दिन रजा के यहाँ रहो। फिर तुम यहाँ क्यों? अयाला साहब ने फफी से कहा तो सनम की आंखें भर आई। आप मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहे हैं? जैसे मैं आपकी बेटी नहीं कोई गैर। सनम को लगा अब उसके लिए पूरी दुनिया उजड़ गई है, सब वीरान हो गया है। सनम बच्चों जैसी बातें मत करो, यहाँ तुम्हारे लिए फतह है। कुछ सोच समझ कर ही मैंने तुमसे रजा के यहाँ कुछ दिनों तक कयाम करने को कहा था, लेकिन नहीं तो भूल गया तुम। सनम जान एक सर्दी लड़की वाला साहब की बात पर सनम को बिल्का हो गया। वो मरी खुद को ही कर ले। सनम से आज मेरी बात आखा साहब ने जो जवाब कर बात क्या था। आला जान मुझे आपके पास रहना है, सत्तर आपके साथ रहना है। आपके बना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है। आपकी बहुत याद आती थी। सनम बोल कर बिलक बिलक कर रोने लगी। जाओ वापस चली जाओ जहाँ से आई थी वही चली जाओ। आला साहब ने जैसे ही कहा सनम रेट पर भी गवाए बगैर अपने घर से निकल गई। सनम को लगा मदरसा साहब और रजा से भी ज्यादा उस पर आगा जान पत्थर बन रहे हैं। सनम बचपन से ही आगा जान की हर बात मानी थी, लेकिन सनम ने फैसला कर लिया था वो अब वापस मुड़ कर रजा के पास नहीं जाएगी। सनम ने सोचा वो किसी तरह की गाड़ी के नीचे आकर मर जाए तो अब यही बेहतर होगा। सनम रोटी सशक्ति रोड पर बदमाशी से चल रही थी। आगा जान ने इससे इस तरह बताओ क्या था और इतने सख्ती से बात की थी, इसे अभी तक भरोसा नहीं हो रहा था। सनम ने सोचा उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा था। सत्तर इतना बुरा, सत्तर इतना दर्द से क्यों मिल रहा है। सत्तर उसने तो आज तक किसी का दिल नहीं दिखाया, किसी को तकलीफ पहुंचाई, फिर क्यों उसके साथ इतना ज्यादा हुआ हुआ थी तकलीफ। सत्तर इतनी मुसीबत सब उसके ही हिस्से में आ रही थी।
सनम यही सोचती हुई सड़क पर चल रही थी, आंखों से आंसू तरतर बह रहे थे। सनम का सर एक बार फिर से घूमा और उस बार वो सर पकड़कर संभल न पाई और किसी ने मजबूती से उसे गिरने से बचाया था। सनम ने बंद होती आंखों से अपने सामने फर्श पे सफेद शख्स को देखा और बेहोश हो गई।